गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बीएड सेकेंड ईयर के पेपर नॉलेज एंड करिकुलम ज्ञान और पाठ्यचर्या के अंतर्गत हम लोग बाल केंद्रित शिक्षा से संबंधित विभिन्न विचारकों या दार्शनिकों के शिक्षा संबंधी विचारों के बारे में अध्ययन कर रहे थे। अब तक हम लोगों ने गांधी जी और रविंद्रनाथ टैगोर को देखा और हम जॉन डेवी के शैक्षिक विचारों से संबंधित चर्चा कर रहे हैं। हमने अब तक के वीडियोस में जॉन डेवी के अनुसार शिक्षा क्या है, उनका दर्शन क्या है, दार्शनिक विचारधारा क्या है, उन्होंने शिक्षा को किस अर्थ में लिया है, शिक्षा के क्या उद्देश्य हैं, किस तरह से उन्होंने पाठ्यक्रम निर्माण की बात कही है, किस तरह का पाठ्यक्रम होना चाहिए और उसके लिए किस तरह के सिद्धांतों का पालन करना चाहिए, हम यहाँ पर चर्चा कर चुके हैं। चूंकि वे सामाजिक दृष्टिकोण से समाज के बीच में ही रहकर शिक्षा अर्जित करने की बात करते थे कि शिक्षा को किसी एक प्रतिबंधित वातावरण में या माहौल में या एक प्रतिबंधित क्षेत्र के अंदर रखकर हम किसी बालक को शिक्षा प्रदान नहीं कर सकते हैं या हमें उन्हें उस तरह से शिक्षा प्रदान नहीं करनी चाहिए, क्योंकि व्यक्ति स्वतंत्र रूप से जितना सीखता है वो प्रतिबंधित वातावरण में नहीं सीखता है। इसीलिए एक बालक के लिए अनिवार्य है, क्योंकि वो जो कुछ शिक्षा अर्जित करता है उसका वास्तविक उपयोग वो समाज में करता है और मूल रूप से देखा जाए तो वो वास्तविक रूप में समाज में ही उसको सीख पाता है। भले चाहे हम उसको सैद्धांतिक रूप से कितनी भी बात को समझा दें, लेकिन जब वो समाज के बीच में जाता है तो उसे बहुत भिन्न अनुभव भी प्राप्त हो सकते हैं, उसका वास्तविक ज्ञान उसको वहाँ हो सकता है, क्योंकि यहाँ हमारे कहने पर मैं भी पॉसिबल कि वो खाली रट ले, लेकिन समाज में जाकर क्योंकि वो वास्तविक वातावरण में प्रयोगात्मक रूप में उस अनुभव को अर्जित करता है, इसीलिए बस और वही शिक्षा उसकी उपयोगी और सार्थक होती। इसीलिए वे शिक्षा को सामाजिक वातावरण में समाज के बीच में ही शिक्षा अर्जित करने की बात करते थे। इसी आधार पर उन्होंने मनोवैज्ञानिक और सामाजिक स्तर पर, यानी कहना चाहिए पाठ्यक्रम को निर्धारित करने में दो बातों पर बल दिया उन्होंने, या दो पक्षों पर बल दिया, मनोवैज्ञानिक पक्ष और सामाजिक पक्ष। मनोवैज्ञानिक यानी कि बालक की रुचि योग्यता क्षमताओं के अनुसार उसको पाठ्यक्रम का निर्धारण होना चाहिए। सामाजिक पक्ष यानी कि सामाजिक जीवन को जीने की का कौशल विकसित हो सके, ऐसे इस तरह का पाठ्यक्रम निर्मित होना चाहिए। अब हम इससे आगे की बात करते हैं कि इसकी शिक्षण विधियों पर उन्होंने क्या विचार अपने प्रस्तुत किए हैं। तो शिक्षण विधियां, शिक्षण विधि, जब हम ये कहते हैं या हमने अब तक जॉन डेवी के विचारों के आधार पर इतना समझा है कि जॉन डेवी के अनुसार जो शिक्षा है वो बालक की योग्यता रुचि क्षमता के अनुसार उसको उसकी इच्छा के अनुसार शिक्षा अर्जित करने के अवसर प्राप्त होने चाहिए। अनुभवात्मक शिक्षा होनी चाहिए, अनुभव प्राप्त हो, इस तरह से शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए, या शिक्षा वही है जिससे उसे अनुभव प्राप्त हो। तो निश्चित है कि जब वे बालक की स्वतंत्रता पर बल देते हैं, अनुभव पर बल देते हैं, बालक की रुचि योग्यता और क्षमताओं पर बल देते हैं, तो निश्चित है कि उनकी शिक्षण विधियां भी उसी अनुकूल होंगी जिनसे कि बालक अपने अनुकूल या बालक को अनुभव प्राप्त करने के अवसर मिल सके, बालक किसी कार्य को करके सीख कर और अनुभव को अर्जित कर सके। इसी आधार पर उनकी जो शिक्षण विधियों पर उन्होंने अपने विचार रखे, उसमें पहला है करके सीखना। जो इनकी पहली शिक्षण विधि है उसमें है करके सीखना। जब हम अनुभव की बात करते हैं, हम ये कहते हैं कि जॉन डेवी ने अनुभवात्मक रूप में शिक्षा के स्वरूप को निर्धारित किया है, तो उसमें यह बात स्पष्ट हो जाती है कि अनुभव कैसे प्राप्त होगा बालक को। वो अनुभव निश्चित है कि बालक स्वयं अगर करेगा या स्वयं किसी कार्य को करेगा, एक बार करेगा, 4 बार करेगा, उसको हर बार एक नया अनुभव प्राप्त होगा और जितने अनुभव प्राप्त हुए
चला जाएगा, या यूं कहें कि एक विशेषज्ञता उसमें हासिल होती चली जाती है। इसीलिए वे करके सीखने पर बल देते हैं। अगली बात जो है इसमें एकीकरण सह संबंध। दूसरा जो इनकी शिक्षण नीति थी वह थी एकीकरण। एकीकरण या सह संबंध, क्योंकि वे ज्ञान को, उनका मानना था कि ज्ञान एक है, वो अलग अलग नहीं है। मनुष्य ने अपनी सुविधा के अनुसार ज्ञान को अलग अलग भागों में बांटा गया है। यदि इन सबको एक स्थान पर तोला जाए तो ये एक ही रूप में हमारे सामने उपलब्ध होते हैं या उपस्थित होते हैं। तो ये निश्चित है कि इनका स्वरूप एक है, इसीलिए हम इस ज्ञान को अलग नहीं कर सकते, अलग नहीं देख सकते। अब इस तथ्य को समझने के लिए हमें इसकी भी सहायता चाहिए, हमें इसकी भी सहायता चाहिए, हमें इसकी भी सहायता चाहिए। जैसे कि हम इतिहास के किसी पक्ष को समझना चाह रहे हैं तो निश्चित है कि उसमें हमें इतिहास में जैसे किसी शासक के साम्राज्य शासनकाल को हम समझना चाह रहे हैं तो हमें उसमें उसके शासनकाल की जो पूरी अवधि है उसको जानना है, उसके साम्राज्य के क्षेत्र को जानना है, वहाँ की सामाजिक आर्थिक सांस्कृतिक स्थितियों को जानना है। तो निश्चित है कि जैसे हमें उसके क्षेत्र वर्षों काल को, समय को जानना है, समय को जानना है। तो उस समय को जानने के लिए हमें गणित या उससे अंकों से संबंधित, गणित को क्या कहेंगे, अंक ज्ञान, अंक विषय का जो है ज्ञान बालक को होना चाहिए कि जैसे 1757, 1857 इस तरह से। तो जब तक ये अंक ज्ञान का उपयोग नहीं होगा तब तक हम अपनी बात को स्पष्ट नहीं कर सकते। अर्थात समय को जानने के लिए हमें गणितीय अंकों की आवश्यकता होती है। फिर वहाँ की भौगोलिक स्थिति, भौगोलिक स्थिति के लिए भूगोल की, आर्थिक स्थिति के लिए अर्थशास्त्र की, सामाजिक स्थिति के लिए समाजशास्त्र की हमें आवश्यकता होती है, या उनके आधार पर हम समझा पाते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ज्ञान जो है वो उस एक ही है, हम उसको हमें समझने की दृष्टि से हमने अलग अलग कर रखा है। इसीलिए जॉन डीवी का मानना ये था कि जब आप शिक्षण कार्य करते हैं तो एकीकरण या सह संबंध के सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए उसका शिक्षण कार्य किया जाना चाहिए, क्योंकि हम पृथक करके यानी कि किसी एक विषय के क्षेत्र सीमा में बांधकर अगर हम किसी विषय को समझाना चाहते हैं तो हम उसे सही ढंग से नहीं समझा पाएंगे। इसीलिए आवश्यक होता है कि हम बालक को एक विषय से दूसरे विषय से संबंधित करते हुए शिक्षण कार्य करें, जिससे कि बालक के लिए, क्योंकि एक तो उससे पूर्व ज्ञान होता है, एक उस विषय से संबंधित वो चीज समझी हुई होती है, तो इस विषय को समझने में बहुत सहायता होती है, यानी उदाहरण के रूप में हम उसे आसानी से समझ या समझा सकते हैं। इसीलिए सहसंबंध का होना अनिवार्य। अगली शिक्षण नीति जो थी उन्होंने कहा था बाल केंद्रित पद्धति। बाल केंद्रित पद्धति यानी कि ऐसी पद्धति जिसमें कि बालक को केंद्र में रखा जाए, बालक को स्वतंत्र अवसर प्रदान किए जाए, स्वयं सीखने के अवसर प्रदान किए जाए, बालक की रुचि योग्यता के अनुकूल उसे सीखने के अवसर प्रदान किए जाए। यानी कि शिक्षण विधि ऐसी हो जिसमें कि बालक को प्रधानता प्राप्त हो सके। जैसे प्रयोजन विधि, प्रोजेक्ट मेथड, अगर हम प्रोजेक्ट मेथड का उपयोग करते हैं तो यहाँ पर पूरी तरह से बालक के ऊपर निर्भर है कि बालक स्वयं किस तरह से तथ्यों का संकलन करता है, उनका समायोजन करता है, उनके वास्तविक अर्थ को या उत्तर को एक निष्कर्षात्मक रूप में किस तरह से वो प्रस्तुत करता है। तो ये चीज बालक स्वयं की होगी। जब बालक स्वयं ये सब कार्य करेगा तो निश्चित है कि वह बाल केंद्रित होगी। शिक्षक यहाँ पर केवल एक मार्गदर्शक होगा, पथ प्रदर्शक होगा।
ऐसे में बालक जो है स्वयं के अनुभव के आधार पर बहुत अच्छे से किसी चीज को सीख सकता है। अगली जो पद्धति इसमें बताई गई है वह योजना पद्धति। योजना पद्धति जो कि प्रोजेक्ट मेथड के माध्यम से बच्चों को आसानी से सिखाया जा सकता। उसके बाद अनुशासन, सेकंड चीज जो आती है वह अनुशासन की जहां तक बात आती है तो जॉन डेवी कठोर अनुशासन के खिलाफ है ना। कठोर दंड के विरोधी। यानी कि उनके हिसाब से बालक को जोर जबरदस्ती अनुशासन में नहीं रखा जा सकता है। कठोर दंड प्रक्रिया के माध्यम से बालक को अनुशासन में नहीं रखा जा सकता। बालक को अगर आपको अनुशासन में रखना है तो उसे स्व अनुशासन के लिए तैयार करना होगा। इसे अनुशासन में सबसे पहली बात तो कठोर दंड के खिलाफ दे या वे उसका समर्थक नहीं है। दूसरी बात की स्वाभाविक या स्व अनुशासन के समर्थक है। स्व अनुशासन के समर्थक है ना, क्योंकि वे कहते हैं कि थोपा हुआ अनुशासन, हम इसे यहां एक बात कर सकते हैं कि भी थोपे गए ठीक है ना। थोपे गए अनुशासन में विश्वास नहीं करते थे। वे ये कहते थे कि बालक पर जबरदस्ती थोपा जाता है कि भाई आपको यहाँ पर एकदम डिसिप्लिन में रहना है, आपको ऐसे करना है। बालक उस कार्य को नहीं कर सकता, इसलिए वे स्वाभाविक या स्व अनुशासन पर बल देते थे कि बालक को इस तरह से तैयार किया जाए कि उसके पास में अनुशासनहीनता करने का समय ही उसके पास न हो, या उसकी नैतिक संस्कारों में इस तरह से सम्मिलित हो जाए कि वो जो कार्य गलत है उसके अपने आप उसके लिए स्वयं इस चीज का निर्णय ले, इस कार्य को करना गलत है इसलिए मुझे ये कार्य नहीं करना चाहिए। यानी कि बालक को स्व अनुशासन के लिए इस तरह से प्रशिक्षण प्रदान किया जाए कि वह सही गलत क्या है, कहाँ किस तरह का व्यवहार कहाँ करना चाहिए, इसका ज्ञान उसे आसानी से हो सके। दूसरा, उसे इस तरह से व्यस्त रखा जाए या बालक को इस तरह से प्रशिक्षण दिया जाए कि अनुशासनहीनता की तरफ उसका ध्यान ही न जाए, उसे उतना उस क्षेत्र में बालक का कहना चाहिए कि अवसर या समय ही उसे ना मिल पाए। अगली बात इसमें है वह है प्रेम, सहानुभूति और सहयोग। प्रेम, सहानुभूति व सहयोग। प्रेम, सहानुभूति व सहयोग जब बालक को प्राप्त होता है, उसको प्रेम प्राप्त, स्नेह प्रदान किया जाता है, कोई गलत बालक से कार्य नहीं हो रहा है तो उसे प्रताड़ित न किया जाए, चूंकि वर्तमान में या एक तरह से ये एक शिक्षक की कई बार प्रवृत्ति होती है कि बालक अगर किसी कार्य को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, एक बार, दो बार, 10 बार, बार बार अगर करने पे तो टीचर उसे प्रताड़ित करने लगता है, इसको इग्नोर करने लगता है। जब वो इग्नोर करने लगता है तो निश्चित है कि बालक को एक हीनता की भावना आने लगती है। तो ऐसे में अपने आप को इस हीनता की भावना से निकालने के लिए या तो कुछ बच्चे बिल्कुल ही दब जाएंगे और
विद्यालय से भागने लगेंगे, शिक्षा से भागने लगेंगे, या फिर कुछ बालक अनुशासनहीन प्रवृत्तियों में अग्रसर हो जाएंगे। इसीलिए प्रेम और सहानुभूति से बालक की हर समस्या का समाधान होना चाहिए। उसको हर समस्या का की जो जड़ है, कारण है, उसका पता लगाकर और उसके निवारण में सहयोग प्रदान करना चाहिए। फिर बालक को हर तरह के सहयोग के माध्यम से उसको उसके लक्ष्य को प्राप्त करने में का अवसर मतलब उसको मोटिवेट या प्रेरित किया जाना चाहिए, जिससे कि बालक अनुशासनहीनता की जो प्रवृत्ति है उससे दूर हो सके। और अंतिम बात जो उन्होंने यहाँ पर कही थी वह कही थी सामाजिक अनुशासन। सामाजिक अनुशासन यानी कि समाज क्या है, समाज में कैसे रहना चाहिए, किस तरह के नैतिक मूल्यों का पालन करना चाहिए, इन सब का प्रशिक्षण बालक को प्रदान किया जाना चाहिए, जिससे कि वह स्वतः ही सामाजिक अनुशासन का पालन कर सके। अर्थात कि ऐसी शिक्षण विधियां जो कि बालक को स्वयं अनुभव प्रदान करे और ऐसा अनुशासन जिसमें कि बालक स्वतः अनुशासित रहने का उसको प्रशिक्षण प्राप्त हो, या थोपा गया या कठोर दंड के माध्यम से बालक को अनुशासन में नहीं रखा जा सकता। उसके बाद आता है शिक्षक और शिक्षार्थी को हम देखेंगे कि उन्होंने शिक्षक किस तरह से परिप्रयास देखा है, कैसा होना चाहिए और एक शिक्षार्थी कैसा होना चाहिए। तो सबसे पहली चीज यहाँ पे शिक्षक। एक शिक्षक के बारे में जॉन डीवी की विचारधारा क्या थी, उनकी दृष्टि में शिक्षक को कैसा होना चाहिए। तो सबसे पहली चीज आती है मार्गदर्शक। शिक्षक क्या होगा? मार्गदर्शक, पथ प्रदर्शक या सहायक, हम कुछ भी कह सकते हैं। पथ या सहायक, पथ प्रदर्शक, सहायक हम बालक को कुछ भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो कुछ करना है मतलब ऐसा नहीं है कि शिक्षक जैसा चाहता है वैसा बालक करेगा, नहीं। बालक उसकी अपनी रुचि, योग्यता और क्षमता के अनुसार उसको सीखने के अवसर प्रदान किए जाएं। बालक जो कार्य कर रहा है उसे उसको स्वतंत्र रूप से करने के अवसर प्रदान किए जाएं। शिक्षक केवल एक मार्गदर्शक या पथ प्रदर्शक के रूप में उसके साथ में खड़ा रहे, ताकि बालक किसी चीज को गलत अर्जित ना करे, यानी कि ज्ञान को गलत रूप में ना समझे। अगर कहीं ऐसा होता है तो शिक्षक उसे आगाह करे, उसको सतर्क करे कि जिस तरह से तुम इसको समझने का या जिस दृष्टिकोण से इसे देख रहे हो उस दृष्टिकोण से इस चीज का नकारात्मक पक्ष सामने आ रहा है, इसको इस दृष्टिकोण से देखो तो ये एक सकारात्मक, इस तरह की पॉजिटिव। कहने का मतलब ये है कि बालक को सही दिशा में सही ढंग से ज्ञान को अर्जित करने में सहयोगी मात्र एक शिक्षक की भूमिका होती है। अगली बात यहाँ पर जो है बालक के स्वाभाविक विकास में सहयोग। बालक के स्वाभाविक विकास में सहयोग। बालक के स्वाभाविक विकास में सहयोग पर बल, क्योंकि यहाँ पर शिक्षक एक पथ प्रदर्शक है, बालक का स्वाभाविक विकास के समस्त अवसर प्रदान किए जाएं और यहाँ पर जहाँ उसको मतलब एक ऐसी व्यवस्था करें, अपनी शिक्षण योजना इस तरह से निर्मित करें, अपनी विषय वस्तु को इस तरह से छात्रों के सामने प्रस्तुत करें कि बालक अपनी स्वाभाविक गति से, स्वाभाविक प्रक्रिया से उसे सीखे। शिक्षक जिस तरह से चाहता है उस तरह से तो कहना चाहिए कि प्रेशर में आकर या कहा जाए कि शिक्षक के अनुसार ही उसे सीखने पर वह उसको बल नहीं दे सकता है। जो भी है अपनी शिक्षण प्रक्रिया को, अपनी शिक्षण योजना को,
शिक्षक को इस तरह से तैयार करना होता है कि वह बालक को स्वाभाविक रूप से सीखने के समस्त अवसर उसमें उपलब्ध हो सके। जैसे कि कोई किसी की जिंदगी के बारे में आपको अध्ययन करना है, तो शिक्षक को चाहिए कि वो इस तरह से योजना को तैयार करे कि जैसे एक तो व्याख्या के मतलब एक जो कथन है उसको ऐसे जैसे बोलकर उसके जिंदगी के बारे में परिचयात्मक सूचना मात्र दे दे। अब ऐसे में वो चीज बालक के लिए, हर एक बालक के लिए वो सरल नहीं होती है। अब उसी चीज को कहानी में बनाकर और रोचक ढंग से प्रस्तुत किया जाए और बालकों का सहयोग लिया जाए, तो हर बालक अपनी गति से, अपने तरीके से, स्वाभाविक रूप से उसको आसानी से किसी के, जैसे गांधी जी के जीवन परिचय या गांधी जी के जो जीवनी है उसको जानने के लिए हम एक अच्छी रोचक कहानी का उपयोग कर सकते हैं, जिससे कि हर बालक अपनी योग्यता क्षमता के अनुसार स्वाभाविक रूप से जैसा वो सीख सकता है, जिस तरह से वह सीख सकता है उस तरह से उसको सीखने के अवसर प्राप्त होने चाहिए। जैसे एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि कुछ बच्चे होते हैं जो खुद रीडिंग करके याद रख पाते हैं, कुछ बच्चे होते हैं कि लिख कर और फिर एक बार लिख लेंगे उसको वो चीज़ याद हो जाती है, कुछ बच्चे होते हैं जो कोई सामने वाला बोल दे तो सुनकर वो चीज़ उनको याद हो जाता है। और ये चीज़ कई बार बच्चों में ग्रुप स्टडी के टाइम देखा जाता है कि बच्चे भाई तू बोल दे मैं तो सुन रहा हूँ, और वो सामने वाला बोल के खुद पढ़ रहा है, वो जोर से बोलकर पढ़ रहा है, वो सामने जिसको केवल सुनकर याद रह जा रहा है वो उस चीज़ को सुन रहा है और फिर उसको अर्जित कर रहा है। तो ये हर एक की अपनी स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है कि कोई जोर जोर से बोलकर याद होता है, किसी को मन में पढ़कर 1 से 2 बार रीडिंग करके याद होता है, कोई लिखकर फिर याद करता है और कोई सुनकर उस चीज़ को याद करता है। तो ये एक सबकी अपनी स्वाभाविक प्रवृत्ति होगी। तो कहानी विधि एक ऐसी विधि, मतलब एक तरह से एक एग्जाम्पल है कि एक रोचक कहानी के रूप में प्रस्तुत किया जाएगा, तो हर बालक अपने अपने तरीके से उसको अपनी क्षमता के अनुसार उसे आसानी से ग्रहण कर पाए। नेक्स्ट आता है इसमें बालक की रुचि, योग्यता, क्षमता को बढ़ाना। बालक की रुचि, योग्यता, क्षमता बढ़ाने के अवसर, ठीक है ना। एक शिक्षक को अपनी योजना इस तरह से निर्मित करनी चाहिए, या एक शिक्षक को जो अपना शिक्षण प्रक्रिया इस प्रकार से क्रियान्वित करनी चाहिए जिसमें कि बालक की रुचि, योग्यता, क्षमताओं का विकास हो सके। उसमें जो स्वाभाविक रुचि, योग्यता, क्षमता है उसको और अधिक विकसित करना शिक्षक का उत्तरदायित्व होता है, और उसकी शिक्षण योजनाएं इस तरह की हो कि वो बालक की इन रुचि, योग्यता, क्षमताओं का विकास कर सके। अगर एक शब्द में कहा जाए तो शिक्षक बालक की योग्यता, क्षमता और रुचि, योग्यता, क्षमताओं के अनुसार स्वाभाविक रूप से सीखने के लिए एक मार्गदर्शक या पथ प्रदर्शक की भूमिका निभाता है। उसके बाद आती है बात विद्यार्थी, शिक्षार्थी। विद्यार्थी कैसा, ठीक है ना। तो जहां तक विद्यार्थी की बात आती है तो उन्होंने शिक्षा, विद्यार्थी को साधन मात्र माना है, साधन मात्र माना है, ठीक है ना। शिक्षार्थी केवल एक साधन मात्र है, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पर बालक साधन मात्र है, क्योंकि वह अपनी बुद्धि के अनुसार, अपनी योग्यता, क्षमताओं के अनुसार स्वयं शिक्षा अर्जित करता है। हम उसे थोप नहीं सकते, हम उसे जैसे हम चाहते हमारा साध्य उसे हम नहीं बना सकते हैं। वह मात्र एक साधन है, हम सिर्फ बता सकते हैं, बालक उसको उसके अनुकूल स्वयं अर्जित करता है। जो उसकी बौद्धिक क्षमताएं हैं, जो उसकी रुचि है, जो योग्यता है, उसके अनुसार वो स्वयं अर्जित करता है। फिर बात है अधिगम की गुणवत्ता।
अधिगम की गुणात्मकता का निर्धारण, क्योंकि एक बालक की अधिगम की जो गुणात्मकता है वो उसके अपने अनुकूल, यानी कि उसमें किस तरह से विकास हो सकता है, उसमें और किस तरह से गुणात्मक विकास किया जा सकता है, उसका एक निर्धारण, मतलब गुणात्मकता का निर्धारण बालक में किया जा सकता है। बालक के अनुसार होगा बाल केंद्रित शिक्षा का केंद्र बालक। ठीक है, बालक शिक्षा का केंद्र होगा, अर्थात कि एक तरह से देखा जाए तो बालक कैसा हो, उसमें उन्होंने सिर्फ यही कहा है कि अधिगम की गुणात्मकता का जो निर्धारण है वो बालक के माध्यम से होगा, और साधारण बालक साधन मात्र है, बस साध्य नहीं है। उसे बालक को अपनी बौद्धिक क्षमता योग्यताओं के अनुसार स्वयं सीखता, उसको जोर जबरदस्ती हम नहीं सिखा सकते। फिर बालक शिक्षा का जो केंद्र है वह बालक ही है, यानी कि बाल केंद्रित शिक्षा पर ही उन्होंने पढ़ा है। फिर विद्यालय, अब बात आती है कि विद्यालय कैसा। विद्यालय पर उन्होंने जब कहा तो उनके अनुसार समाज का प्रतिबिंब है। विद्यालय कैसा है? समाज का प्रतिबिंब है, क्योंकि विद्यालय समाज के अंदर स्थित होता है, इसीलिए वह समाज की एक छोटी सी इकाई है। और वह इकाई कैसी है? जिसमें समाज कैसा होता है बिल्कुल वैसा का वैसा विद्यालय जीवन होता है, इसीलिए उसे समाज का प्रतिबिंब माना जाता है। क्योंकि विद्यालय में समाज में किस तरह के नागरिकों की आवश्यकता है, नैतिक मूल्य और गुणों की आवश्यकता है, उन्हीं का विकास विद्यालय में बालक में किया जाता है। इसीलिए विद्यालय को जॉन डेवी ने समाज का प्रतिबिंब माना है। फिर है जीविकोपार्जन की शिक्षा देना। शिक्षा, ठीक है ना। विद्यालय का उत्तरदायित्व है कि वह बालक को जीविकोपार्जन की शिक्षा प्रदान करे। अगर बालक विद्यालय शिक्षा पूर्ण करने के बाद समाज में जाकर खड़ा होता है और जीविकोपार्जन के लिए उसमें किसी तरह का कोई कौशल विद्यमान नहीं है, तो वह शिक्षा उस बालक के लिए व्यर्थ है। इसीलिए जीविकोपार्जन की शिक्षा पर बल दिया गया है। हमारी नई शिक्षा नीति 2020 NEP 2020 में भी वोकेशनल एजुकेशन पर बल दिया गया। उसके पीछे कारण यही है कि जब बालक विद्यालय से समाज के बीच में जाकर खड़ा होता है तो उसमें कोई एक ऐसा कौशल विद्यमान हो कि जिससे वह अपना जीविकोपार्जन चला सके या अपना जीवन के लिए आर्थिक संसाधनों को आसानी से जुटा सके। नेक्स्ट बात जो इसमें आती वह है लाभकारी क्रियाओं को प्रस्तुत करना। लाभकारी क्रियाओं, अब ये लाभकारी क्रियाएं कौन कौन सी हो सकती हैं? तो वह है सरल, शुद्ध, संतुलित, सरल, शुद्ध, संतुलित रूप से प्रस्तुत, ठीक है ना। लाभकारी क्रिया कौन सी? जिनसे कि बालक को लाभ प्राप्त
लाभ से मतलब कि बालक अपने जीवन को सरल, सुगम और विकासोन्मुख रूप प्रदान कर सके, ऐसी क्रियाओं को विद्यालय में आयोजित करना चाहिए। विद्यालय ऐसा होना चाहिए और उसमें जो क्रियाएं हैं जो जिनसे बालक को लाभ प्राप्त हो, कहने का मतलब कि बालक का विकास हो, ऐसे कार्यों को सरल, शुद्ध व संतुलित रूप से बालक के सामने प्रस्तुत करना चाहिए, जिससे कि बालक उनमें संतुलित बालक का विकास हो और वो समाज में एक उपयोगी और कहना चाहिए गुणवत्ता युक्त गुणों से युक्त व्यक्ति का के रूप में समाज के बीच में खड़ा हो सके। अगली बात, यहाँ पर विद्यालय कैसा हो, उसमें उन्होंने कहा बालक की शक्तियों का सामाजिक उद्देश्यों, बालक की शक्तियों का सामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति, बालक की शक्तियों से सामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति, यानी कि बालक की शक्तियों का इस तरह से विकास किया जाए कि सामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति हो सके, अर्थात कि समाज के जो उद्देश्य हैं उन उद्देश्यों का पूर्ण होना अनिवार्य। उन उद्देश्यों को पूर्ण करने में किनका सहयोग होता है? समाज के नागरिकों का। समाज का नागरिक कैसे तैयार होगा? वो विद्यालय तैयार करेगा, अर्थात बाल्यावस्था से ही एक शिक्षक विद्यालय बालक को इस तरह से तैयार करे कि सामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति हो सके। अगली बात इसने कहा है घर जैसा वातावरण प्रदान करना। घर जैसा वातावरण, विद्यालय का वातावरण कैसा हो? वह घर जैसा हो, क्योंकि घर जैसा वातावरण अगर बालक को मिलता है तो वो वहां पर बहुत कंफर्टेबल रहता है। बाहर के वातावरण की तुलना में बालक अपने घर में ज्यादा अपने आप को कंफर्ट फील करता है। इसीलिए विद्यालय का वातावरण ऐसा हो जिसमें बालक को अपने घर की अनुभूति हो, यानी कि वह घर जैसा उसे प्रतीत होना चाहिए। फिर है अध्यापक का स्थान माता पिता जैसा हो। अध्यापक का स्थान माता पिता जैसा, ठीक है। अध्यापक कैसा हो? वह जिस तरह से माता पिता के उत्तरदायित्व होते हैं, माता पिता के कार्य होते हैं, उसी तरह से एक अध्यापक को भी अपने उत्तरदायित्वों का निर्वाह वैसे ही करना चाहिए। क्योंकि अगर एक अध्यापक अपने विद्यार्थियों को पुत्रवत न देखे, अपनी संतान की तरह न देखता है, तो फिर एक जो भावनात्मक लगाव या जुड़ाव की आवश्यकता होती है बालक को सिखाने के लिए, वह नहीं आ पाता है। और जब भावनात्मक रूप से आप नहीं जुड़ते हो तो फिर वह एफर्ट हम लोग नहीं लगा सकते कि हम ये नहीं सोचते भाई हम जितनी मेहनत अपने बच्चों को किसी चीज को सिखाने के लिए हम जितनी मेहनत या एफर्ट लगाते हैं, अगर कोई और दूसरा बच्चा अगर हमारे सामने आता है तो हम वह एक मानव प्रकृति है, हम उसके लिए उतनी एफर्ट नहीं लगाते। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि एक माता पिता जो अपने बच्चों के विकास प्रगति के लिए जितना डिवोट होकर कार्य करते हैं, दूसरा नहीं कर सकता। तो शिक्षक का कार्य क्या है कि वो शिक्षा के लिए जो कार्य कर रहा है, बालक के विकास के लिए जो कार्य कर रहा है, उसमें उसके डिवोशन जो है, उसका जो जुड़ाव है उस कार्य के प्रति, जो उसका समर्पण है, वो बिल्कुल माता पिता जैसा होना चाहिए। इसीलिए एक अध्यापक की विद्यालय में जो भूमिका होगी वह एक माता पिता के तुल्य होनी चाहिए। और अंतिम बात जिसमें कही गई है समाज के अनुरूप आदर्शों का विकास। सामाजिक आदर्शों का
एक बात, जॉन डीवी की सारी बात समाज पर आकर खत्म होती है कि सामाजिक आदर्शों का विकास होना बहुत अनिवार्य है, क्योंकि व्यक्ति को संपूर्ण जीवन, जन्म से लेकर मृत्यु तक का संपूर्ण जीवन समाज के बीच में जीना होता है। और अगर वह उन सामाजिक आदर्शों का पालन नहीं करेगा जिस समाज के बीच में उसको रहना है, तो निश्चित है कि वह समाज का विरोधी तत्व माना जाएगा। और ऐसे में समाज का वातावरण बिगड़ेगा, बालक का विकास अवरुद्ध होगा और समाज का भी विकास अवरुद्ध होगा। इन सब परिस्थितियों से बचने के लिए अनिवार्य है कि सामाजिक आदर्शों का विकास होना चाहिए और विद्यालय ऐसा हो जो बालक में इन सामाजिक आदर्शों का विकास कर सके। तो इस आधार पर यहाँ पर आकर हमारी जॉन डीवी की जो शिक्षा संबंधी विचार हैं उनको हम यहाँ पर समाप्त करते हैं, या ये बात हमारी यहाँ पर हो। तो आशा करती हूँ कि आपको मेरी ये बात समझ में आई होगी। और आज का हमारा प्रश्न होगा, जॉन डीवी के शैक्षिक विचारों को अपनी बात को समाप्त करने से पहले कोविड-19 की इस महामारी के दौर में अपने आप को सुरक्षित रखें। बहुत अधिक आवश्यकता हो तो ही घर से निकलें, घर से निकलते हैं तो 3 बातों का ध्यान रखें। मुंह पर मास्क लगा कर निकलें,